हेलो फ्यूचर्स के डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ फिज़िक्स, दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, वैसे तो बेसिक मैथमेटिक्स इसके पहले करना चाहिए था, बट मुझे पता है कई बार जब आप 10th से निकल के 11th में आते हो और अचानक से बेसिक मैथमेटिक्स से टकराते हो, खासकर जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि सर मैथ से तो पीछा छुटवा के बायो लिया था और वापस से यही मैथ्स आ गई। तो मुझे पता है थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो हम स्टार्ट करेंगे उसके साथ में जिससे तुम्हारा यूज टू हो जाए। ओके, इसके बाद अपन जैसे ही अपना यूनिट एंड डायमेंशंस ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, देन वेक्टर्स, एंड देन जो भी है आपको मिलता रहेगा कंटेंट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, आपको समझ आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी फिजिकल क्वांटिटीज़ की। मैं एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूँ तो मैं आपको कह सकता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, आपका कोचिंग आपके घर से कितना दूर है, आपकी गर्लफ्रेंड का घर आपके घर से कितना दूर है, तो ये डेटा आप बता सकते हो मुझे, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक लेंथ मेजर करनी है और मुझे बतानी है, दैट्स इट। ऐसे ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको घर से सामान लेने के लिए भेजा जाए, तो घर वाले बोलेंगे कि 2 किलो दूध ले आना, सॉरी 2 लीटर दूध ले आना, 2 किलो चीनी ले आना, एंड सो एन एंड सो एन। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको जो मास है, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो आप मेजर कर पा रहे हो। लेकिन कोई अगर कह दे कि मेरे को उस पर बहुत गुस्सा आया, या फिर कोई कह दे यार वो बच्चा बड़ा क्यूट था, मेरे को बड़ा प्यार आ रहा था, और मैं आपसे पूछ लूँ, वहाँ पे कोई फिजिक्स का जानकार व्यक्ति पूछ ले आपसे कि भाई कितना गुस्सा आ रहा था या कितना प्यार आ रहा था, नाप के बता, तोल के बता, मैं तो नहीं ऐसे मानूंगा। तो आप नहीं बता पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, आप तुलना नहीं कर पाओगे, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि कितना प्यार या कितना गुस्सा आपको रहा होगा। ठीक है ना, जैसे इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इमोशंस जो होते हैं वो अनकाउंटेबल है। वहीं पे आपने लेंथ को मेज़र करके बता दिया, आपने मास को मेज़र करके बता दिया। तो ऐसी चीज़ें जिनको मेज़र किया जा सकता हो, और इससे जस्ट आगे बढ़ेंगे कैलकुलेट। ठीक है, एक बेसिक सा अंतर है मेज़र एंड कैलकुलेट में। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेज़र कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल बाई एन इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियस कोई इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिएगा, एंड बाई मीन ऑफ विच यू कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना, आज के लिए जैसे मतलब आप समझते हैं भाई अगर ये मेजर करेंगे तभी तो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन कर पाएंगे। जितने भी अपन लॉज पढ़ेंगे फिजिक्स की, जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, इन मेजरेबल क्वांटिटी की वजह से डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपके पास में, लेट्स से एग्जांपल आपके पास में हो गया लेंथ, हो गया आपका आपका मास हो गया। ठीक है ना, इनको आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। ठीक है, कुछ मेज़र कर सकते हैं हम, और कुछ जैसे मान लीजिए आपके पास में एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना, इनको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अपन इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेज़र और कैलकुलेशन में क्या अंतर होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो अपने पास में ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेज़र किया जा सकता है, जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिक्स में बड़ी बेसिक डेफिनेशन है, आप इनको बड़े ध्यान से समझिएगा कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेज़र कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, उनको आप क्या कह सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज़ कह सकते हो। और जिनको नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनका फिजिक्स में कोई काम भी नहीं है। ठीक है ना, मैं कहूँ कि गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, मुझे किसी से जलन हो रही है, घृणा हो रही है, इन सारी चीज़ों की फिजिक्स में वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, तो आप इनको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक सबको डेफिनेशन क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेज़र कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ थोड़ा सा इसमें अंतर बता देता हूँ कैसे मैं मेज़र और कैलकुलेट में क्या मत समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में लेंथ है, किसी चीज़ का लेंथ है, मैंने कहा बताओ बेटा इस पेन की लेंथ कितनी है, तो क्या करोगे आप, यू विल टेक अ स्केल, यहाँ रखोगे, मेज़र करोगे, मुझे बता दोगे। लेट्स से आपने कह दिया सर 15, 15 क्या,
15 सेंटीमीटर। फिजिक्स के टीचर से आपको ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 क्या, तो 15 सेंटीमीटर है ना, एक यूनिट ज़रूर आपको बतानी पड़ेगी। आप नहीं कह सकते कि इसकी लंबाई 15 किलोग्राम है, तो इसके लिए आपने मेज़र कर दिया। वहीं पर लेट्स से मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास में एक सर्कल है बेटा, और मैंने कहा बता इसका एरिया कितना होगा, तो आपने कहा सर ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, इस पे तो मैं आपको जीतने ही नहीं दूंगा, पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, अब निकाल के बता। सर पाई का वैल्यू तो मुझे पता है, विच इज़ आई कैन टेक एज ऑफ नाउ 22/7। ठीक है, फेयर इनफ। रेडियस स्क्वायर, सर रेडियस तो आपने बताई नहीं, रेडियस तो तू बताएगा ना भाई मुझे। क्या करूँ सर, मुझे क्या पता। सर मैं एक काम करता हूँ, रेडियस मेज़र करके लेके आता हूँ। द डिफरेंस इज क्लियर। रेडियस के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, स्केल को यहाँ रखना पड़ेगा एंड यू विल मेजर दिस वैल्यू। ये लेंथ आप मेज़र करोगे, अब रेडियस क्या, लेंथ ही तो है। तो आप देखिए लेंथ को तो आपने क्या किया है, आपने मेज़र किया है, लेकिन एरिया को मेज़र नहीं किया आपने, एरिया को कैलकुलेट किया है। किसकी हेल्प से, मेजर्ड क्वांटिटी की हेल्प से। आगे जाके यही बात आपको बाद में समझनी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। समझ में आ गया। तो कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेज़र ही करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। लेंथ तो पेन निकालने का फॉर्मूला दे दो मेरे को, नहीं होगा आप लोगों के पास में। तो किसी चीज़ को या तो आप सिर्फ मेज़र कर सकते हो, और कुछ चीज़ें होती है जिनको कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेजर्ड क्वांटिटीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। ओके, तो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, देखिए लेट्स से मैं आपको कह दूं कि मेरे पास में एक रॉड है, ये मेरे पास में एक रॉड है। मैंने कहा भाई इसको मेज़र करके लेके आओ, तो आप क्या करोगे, अगेन यू विल टेक दैट स्केल एंड वॉट एवर दिस, आपके पास में एक रूलर है और आपने इसको मेज़र कर दिया। लेट्स से इसका लेंथ आया 15 सेंटीमीटर, अगेन सेंटीमीटर, यूनिट तो लेके चलना पड़ेगा। 15 क्या, 15 किलोग्राम, नहीं 15 सेंटीमीटर है ना। ये क्या होता है, ये आपका यूनिट होता है, ये क्या होता है आपका यूनिट होता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको डिनोट करना है, तो उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो एक हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इनटू एक उसका यूनिट होगा। ये सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास में ये बॉल है और मैंने पूछा बेटा इसका मास कितना है, तो आपने कहा सर इसका मास है लेट्स से 2 किलोग्राम। अगेन इस मास क्वांटिटी को, इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगा और एक आपको लगा यूनिट। यानी कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी आप मेज़र करके लेके आ रहे हो या कैलकुलेट करके लेके आ रहे हो, तो हमेशा आपको क्या बताना पड़ेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। और दूसरी क्वांटिटी एरिया की बात कर रहे थे, चलो एरिया बोला मैंने आपको कि बताओ बेटा इस सर्कल का एरिया बताओ। ठीक है, तो आपने कहा सर इसका एरिया आ गया 50 मीटर स्क्वायर। अगेन देखो एक नंबर एक यूनिट, यानी कि एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है उसकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका और एक उसका क्या होगा, यूनिट होगा। एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक उसका क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी चीज़ को आगे जाके अपन क्या कह सकते हैं कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इनटू एक उसका यूनिट है। इस बात को नोट रखना, आगे ये हमारे काम आएगा। कोई भी देख लो, कोई एग्जांपल, 2 लीटर, ठीक है, 20 न्यूटन, ठीक है, 25 जूल, ठीक है ना, ये एनर्जी हो गई मान लीजिए, ये आपका फोर्स हो गया। अधूरी की बात नहीं कर सकते, कुछ भी बोल के देख लो भाई। कितना टाइम हो रखा है, 12, क्या 12, तुम स्कूल से घर आए कितनी देर में आए, मैं 5 में आया, क्या 5 डिफाइंड नहीं है ना, 5 मिनट में आए। सर भैया बीच में मिल गया था कोई दोस्त, कचौरी वचौरी खाने लग गए थे, मूवी चले गए थे, 5 घंटे में आया, तो भाई तू 5 नहीं बोल सकता ना, बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेज़र करके लेके आना है तो आपको 2 चीज़ें ला के देनी पड़ेंगी मुझे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और आपको ला के देना पड़ेगा दूसरा उसका यूनिट। क्लियर है, आगे बढ़े।
चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। ब्रॉडली जैसे अपन ने उनको क्लासीफाई कर रखा है, फंडामेंटल में, डिराइव्ड में, सप्लीमेंट्री। अच्छा, एक काम करते हैं, सप्लीमेंट्री को एक बार के लिए आप थोड़ा सा एक बार नेगलेक्ट कर दो ना। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड चीज़ें पढ़ेंगे बाद में, जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे 12th क्लास का, है ना। मैं थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन इसको आप ये मान के चलिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करूँगा। पूरा एक कंप्लीट डेडिकेटेड अपने पास में वीडियो होगा पूरा, वहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा बहुत बता दूंगा आज भी, लेकिन एकदम डिटेल में अपने इस पर बात करेंगे। ऑल्दो ये फंडामेंटल जैसा ही होता है, कुछ ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। अब आ जाते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या है? आधार, बेस। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही आप बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हो, ठीक है। बेस, आधार। आधार किसका सर? फिजिक्स का, ऑब्वियस। यहाँ पे हम बायो की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ अब आने वाले 4-5 साल में आप पढ़ोगे, ठीक है। मेडिकल में हो, चलो थोड़ा बहुत पीछा छूट जाएगा, अगेन पर इंजीनियरिंग में जाओगे, पढ़ते रहना भाई, लेकिन 2 साल तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ आप पढ़ोगे, उनकी आधारशिला, आधार पत्थर जो है, वो ये क्वांटिटीज़ है फंडामेंटल। डिराइव्ड क्या होती हैं? नाम से पता चल रहा है। डिराइव्ड का मतलब जो निकाली हुई है, ठीक है। किससे निकाली हुई हैं अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बेस हैं। अभी जैसे मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर में स्टार्टिंग में बात करी थी, एक बार दोबारा देखो इसको। लेंथ है, ठीक है ना, आपके पास में क्या है? लेंथ है। क्या है बेटा? लेंथ है। तो लेट्स से 1 मिनट, हाँ जस्ट 1 सेकेंड, आपके पास में लेंथ है। क्या है? 1 मिनट, कहाँ चला जाता अपने आप ही। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से लेंथ है, तो यहाँ पर लेंथ 2 है। अगर आप ध्यान से देखोगे, लेंथ को कैसे निकाल के लाओगे आप? मेज़र करके। कोई अल्टरनेट नहीं है ना। लेकिन एरिया जो है उसको कैसे निकालोगे? उसको आप कैसे निकालोगे भाई? एरिया को आप कैसे निकालोगे? एरिया को आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ लेंथ और रेडियस जो भी है। अब देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो, लेंथ क्या है, रेडियस क्या है। रेडियस भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, डायगोनल भी लेंथ है, डायमीटर भी लेंथ है, स्लैंट हाइट भी लेंथ है। सारी चीज़ें क्या है? लेंथ ही तो है। लंबाई दोनों कैसे? इंची टेप लोगे, मेज़र करके आओगे, तो है तो लेंथ ही। यानी कि लेंथ को निकालने का आपके पास में एक ही तरीका है, वो है मेज़र करके लेके आना। आपको उसको मेज़र ही कर पाओगे आप उसे, और कुछ नहीं कर सकते। और दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास में कि लंबाई निकाल दी। आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है मास निकाल दिया, कोई फॉर्मूला नहीं है आपने टाइम निकाल दिया, नहीं है भाई। डायरेक्टली तो नहीं है, मेज़र ही करना पड़ेगा। लेकिन एरिया को कैसे निकालोगे जब आपके पास ये लेंथ होगा? कोई और एरिया ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लो भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ बेस इनटू हाइट। तो भाई अब बेस कैसे निकालेगा? अगर ये ट्राइंगल है तो ये इसका बेस कैसे निकालेगा? बता मेरे को। मेजर ही तो करके लाएगा। ये हाइट कैसे निकालेगा? मेजर ही तो करके लाएगा। यानी एरिया जो है उसको निकालने के लिए आपको लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई लेंथ, और क्योंकि एरिया लेंथ से निकाला जाएगा तो एरिया मेरी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? एरिया मेरी डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। एरिया मेरी कैसी हो जाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आपको मेज़र करना है, मेज़र ही कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। वो बात अलग है। न्यूमेरिकल में मान लीजिए अब आपको एरिया दे दिया हो, रेडियस निकालना है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। डेटा, जब एक्सपेरिमेंट्स में डेटा कलेक्ट करना है तब तो तरीका नहीं है ना। इसलिए हमारे पास में लेंथ जो है, हमारे पास में जो लेंथ है आपकी, वो क्या हो गई? आपकी लेंथ जो है वो कैसी क्वांटिटी हो गई? योर लेंथ इज़ फंडामेंटल, वेल इज एरिया इज डिराइव्ड।
वॉल्यूम सर्टेनली डिराइव्ड। व्हाट इज ए वॉल्यूम? किसी का बात कर लो भाई, किसी भी वॉल्यूम की बात कर लो। स्फीयर के वॉल्यूम की 4/3πr³। आर अगेन कैसे निकालोगे? मेजर करके लेके आनी पड़ेगी। क्यूब ले लो भाई, या क्यूबॉइड ले लो। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कैसे निकालोगे भाई? लेंथ मेज़र करके लाओ, ब्रेड्थ मेज़र करके लाओ, हाइट मेज़र करके लाओ। नहीं निकाल सकते ना इनके बिना। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जो आपको निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, या डिराइव्ड हम कह सकते हैं, जो डायरेक्टली किन पर डिपेंडेंट है? फंडामेंटल्स पे। या फिर एक और बेसिक अंतर क्या निकाल सकते हो कि सर इनको तो हम मेज़र कर सकते हैं, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। क्लैरिटी है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज़। नाउ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिए। हमने लिखा है कि देर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर यूज टू एक्सप्रेस, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एक्सप्रेस ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़। सच क्वांटिटीज़ आर नोन एज, अगेन वही बात, बाकी जितनी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करना है, कोई फॉर्मूला बोलो ना भाई, स्पीड का फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो भाई, डिस्टेंस बाई, मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो आपने 10th में पढ़ा होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को कैसे निकालोगे? नाप के सर। टाइम को कैसे निकालोगे? मेज़र करके सर। स्पीड किसकी हेल्प से निकलेगा? इन दोनों की हेल्प से। लेकिन ये दोनों क्वांटिटीज आपकी डिस्टेंस और टाइम, ये तो मेज़र करनी पड़ेंगी ना भाई, ये तो मेज़र करनी पड़ेंगी। तो ये क्या हो गई? फंडामेंटल। लेकिन स्पीड को एक्सप्रेस कर सकते हो आप इनकी फॉर्म में। तो दोबारा पढ़ के देखिए क्या है। सर्टेन क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज टू एक्सप्रेस ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। सच क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, एब्सोल्यूट और बेस क्वांटिटीज। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल अदर क्वांटिटीज मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो सेम चीज़ आ गई कि बाकी जो अदर क्वांटिटीज़ है वो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम वन अनदर। इस पॉइंट को समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए लेंथ को निकालने के लिए मास कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा भाई। मास को अगर आपको निकालना है, मास अगर आपको निकालना है, अगर मान लीजिए आपको मास निकालना है, तो ऐसा नहीं है कि टाइम से निकल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेंथ मास से कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता है, मास टाइम से आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसकी लंबाई, मास को कोई डेटा कैसे बता दे? मान लीजिए इस पेन का मास दे दूँ मैंने और कह दूँ कि लंबाई बताओ, बता दोगे क्या? नहीं बता पाओगे। इसका मतलब ये क्वांटिटीज होती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है? ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ दैट आर कॉल्ड एज, या क्वांटिटीज़ के आगे क्या लिखना भूल गए भाई, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एग्जाम्पल अभी दिया मैंने आपको स्पीड, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एरिया, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको वॉल्यूम। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, पढ़ के आए हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं एक बार। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला सर मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी तो डिराइव्ड है, एक्सीलरेशन भी तो डिराइव्ड है सर। क्यों? एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई वेलोसिटी भी तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? वो मेज़र करना पड़ेगा, वो फंडामेंटल है। लेकिन वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से निकलेगा इसलिए डिराइव्ड है। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकलेगा, अगेन क्या हो गया? कहीं ना कहीं लास्ट में कहाँ जाके अटकेगा? एक्सीलरेशन चाहिए, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिएगा, तो और फिर एक्सीलरेशन से ही फोर्स निकलेगा। वर्क डन हो गया, प्रेशर हो गया। ये मैं वो क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ जो आप 9-10 में पढ़ के आए हो। प्रेशर अगेन क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। डेंसिटी हो गया सर, बिल्कुल, डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम।
मास तो चलो मेज़र कर लाओगे, लेकिन वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ये ऐसे लिख लीजिए, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा आपको, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ चाहिएगा ना भाई। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो किस पर डिपेंडेंट है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड है, उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। चलिए अब एक एक करके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से आपको लिख के दी हैं। क्यों लिख के दी हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े डेटा नहीं है। अपन नहीं चाहते थे कि, या फिज़िक्स जिन्होंने बनाई है वो नहीं चाहते थे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इतनी हो जाएं कि भाई समझ ही नहीं आए। हम चाहते थे कम से कम रखें, बाकी चीज़ें उन पर डिपेंडेबल हो। तो अच्छी बात यह है कि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, इनकी संख्या सिर्फ 7 है। कितनी क्वांटिटीज़ है, 7 क्वांटिटीज़ है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। 3 तो बड़ी सुनी हुई लग रही हैं, आपका लेंथ हो गया, यानी कोई लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है, कोई लेंथ आपको निकालनी है। मास, ऑफ कोर्स किसी चीज़ का मास आप निकाल सकते हो, कितना मैटर उसके अंदर भरा हुआ है। टाइम सबको पता है, बहुत ख़राब चल रहा है सर, बिल्कुल ख़राब नहीं चल रहा, अच्छा चल रहा है। जिस फील्ड को आपने चूज़ किया है अभी फ्रूटफुल नहीं लग रहा होगा, ट्रस्ट मी, बट आपकी आने वाली लाइफ बहुत शानदार होने वाली है। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बिल्कुल चल रही है इस चीज़ को लेके। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट जो होता है जिसको अपन आई से डिनोट कर सकते हैं। ऑल्दो ये क्यू बाई टी होता है, तो कई बार सवाल ये खड़ा होता है कि चार्ज जो है वो फंडामेंटल होना चाहिए था, लेकिन करंट को फंडामेंटल लेते हैं क्योंकि बात है मेज़र करने की। चार्ज बनेगा आपके या तो इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से या एनी कोई चार्ज स्पीसी ले लीजिए। अब उनको पकड़ के मेज़र करना या उस चीज़ को मेज़र करना रिलेटिवली बड़ा मुश्किल सा मामला है, ठीक है ना। ये भी 12th में आपको डिटेल में बताऊँगा, पर करंट वॉज रिलेटिवली ईजी टू मेज़र, इसलिए हमने किसको लिया, इलेक्ट्रिक करंट को लिया। देन वी हैव टेम्परेचर, तापमान। गर्मी का टाइम चल रहा है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो आपको पता है कि भाई जहाँ से मैं बैठा हूँ ये इंडिया के टॉप 10 सिटीज़ में से एक सिटी है, और यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा 50 किलोमीटर आगे चला जाऊँ तो वहाँ चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, एवरेज टेम्परेचर है। 2 चीज़ें बताई मैंने आपको, यहाँ से 50 किलोमीटर डिस्टेंस, लेंथ फंडामेंटल। लेकिन फिर मैंने कहा कि वो यहाँ से नॉर्मल है, मतलब ठंडा है, ये गर्म जगह है, तो ये तुलना कैसे हुई। ऑब्वियस, आपने मेज़र किया टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइस, थर्मामीटर और वॉट एवर इट इज़। तो ये चीज़ टेम्परेचर जो है अगेन क्या है, बेसिक क्वांटिटी है, मेज़र की जा सकती है। फिर आपके पास में ये जो 2 चीज़ें, एक आपका आता है, ये केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होगा, हालांकि फिजिक्स में भी यूज़ करेंगे, बट मोर ओवर केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये भी आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर है। एंड देन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपने कहा ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है बल्ब सर, ये कम कर रहा है, कैसे पता चला। हाई इंटेंस लाइट, लो इंटेंस है, इंटेंसिटी पैरामीटर वेव्स में भी बहुत अच्छे से पढ़िए। अभी इन 2 को तो अपन ये मानते हैं, आगे जाके इन 2 को अपन आगे जाके पढ़ेंगे, पर ये भी फंडामेंटल है। मोर ओवर आपकी जो ऊपर वाली 5 है ये आपको 11th में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। क्लियर है। अब लेंथ जो है, अपन इसका साथ साथ में मैं आपको यूनिट लिख देता हूँ। लेंथ का जो यूनिट है, मैं सिर्फ MKS यूनिट, ऐसा यूनिट सिस्टम्स लिख रहा हूँ, मीटर, और भी इसके यूनिट होते हैं ऐसे, आप देखो तो सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, एंड सो ऑन, लाइट ईयर हो गया। मास है इसका, जैसे आपका किलोग्राम्स हो गया, किलोग्राम्स में आपका ग्राम्स हो गया, आउंस हो गया, नहीं सॉरी, और मान लीजिए पाउंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही टाइम का ये तो भाई अलग है, इसका तो सेकेंड ही रहेगा, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे एम्पियर हो गया, ठीक है। आपका बॉडी थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन हो गए, 2 यूनिट हो गए इनके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गया आपका, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला हो गया। ये यूनिट भी आप लिख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है इट्स। अच्छा, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? ये मोल कॉन्सेप्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब हमारे पास में नंबर ऑफ मोल से है। मोर ओवर आप क्या समझ सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है कि एक मोल के अंदर आपके 6.023 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स है। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ आपके पास में मेरे पास 1 मोल पेन है, इसका मतलब मेरे पास इतने नंबर ऑफ पेन है। मैंने कहा 1 मोल अनुराग सर है, इसका मतलब मेरे पास में इतने नंबर अनुराग सर है। मैंने कहा मेरे पास 1 मोल लड्डू है, इसका मतलब मेरे पास इतना नंबर ऑफ लड्डू है, नंबर ऑफ लड्डू। अब मैं ये अब आपको बात क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्योंकि कई बार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लोग समझते हैं मास से रिलेट कर देते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहीं ना कहीं मास से रिलेटेड है। नहीं है भैया। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर आप ले रहे हो, इसका मतलब नंबर ऑफ एंटाइटी जो ले रहे हो वो इक्वल ले रहे हो। मास की कोई उसके अंदर वैलिडेशन नहीं है, मोल एक ही है। 1 मोल, लेट से अगर आपने ये कह दिया कि मेरे पास में 1 मोल, छोटा एग्जाम्पल बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से आपके पास में 1 मोल फुटबॉल है, तो मतलब आपके पास इतने नंबर ऑफ फुटबॉल है। 6.023 इंटू 10⁻23 फुटबॉल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके काउंट करेंगे, इतने नंबर ऑफ फुटबॉल है। और वहीं पर आप बोलो 1 मोल पहाड़ है मेरे पास, तो इसका मतलब इतने ही पहाड़ है। अब मास देखोगे तो पहाड़ का ज़्यादा हो गया, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोनों का सेम है। मास ऑफ सब्सटेंस अलग है लेकिन अमाउंट सेम है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना, इन दोनों के अंदर बड़ा बेसिक अंतर होता है। चलिए, इतना समझ आ गया, नोट्स ले लीजिए, इनको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं ना, एक छोटा सा, अच्छा ये पॉइंट बनाने वाले ने ये भी डाल दिया, रूल्स ऑफ राइटिंग द यूनिट्स। ओके चलो बता देता हूँ कुछ बातें इसमें भी। जैसे ये बेसिक बातों में आता है, किसी भी यूनिट का जब आप यूनिट को जब आप लिखते हो तो कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को बड़े आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तीन बातें आप ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी पहले मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लिख लीजिए, मैं फोर्स का एग्जांपल लेके ज़्यादा बेटर समझा पाऊँगा, और अपन करंट का भी ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझेगा। तो फोर्स का यूनिट आपको पता है होता है न्यूटन। कितना होता है? न्यूटन। अब न्यूटन को लिखने का तरीका एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। आप कहोगे सर दोनों सेम है। मैं आपसे पूछूं कौन सा सही है? एम्पियर करंट का यूनिट लिख लीजिए, एम्पियर्स या एम्पियर। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन दोनों में से कौन सा सही है? इन दोनों में से कौन सा सही है? आपका मन कह रहा होगा सर दोनों सही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कहोगे सर ये वाला क्यों? न्यूटन सर नाम है, नाम का पहला अक्षर अल्फ़ाबेटिक होता है, यही मार्क आ गए। फिज़िक्स में जब आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट लिखते हो तो उसका हमेशा, अगर उसे पूरे नाम में लिख रहे हो आप, पूरा अगर आप लिख रहे हो तो हमेशा स्मॉल केस में होना चाहिए। फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेटिक नहीं होगा, फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेटिक नहीं होगा। करेक्ट रहेगा आपका न्यूटन एम्पियर। अगर आप पूरा लिख रहे हो तो कभी भी यूनिट जो है आपको कंप्लीट उसके अंदर नहीं लिखनी है। वहीं पर फर्स्ट बात याद रहेगी। दूसरी बात, अगर आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो तो दैट शुड बी कैपिटल्स, दैट शुड बी कैपिटल बट नेवर इटैलिक, ऐसे टेढ़े नहीं होने चाहिए, ये नहीं चलेगा। एम्पियर, इट शुड बी स्ट्रेट ए, इट शुड नॉट बी लाइक दिस ए और समथिंग लाइक। तो चाहे आप लिखो चाहे टाइप करो, ये वाला जो होता है ये फॉर्म गलत है, ये वाला फॉर्म गलत है। करेक्ट फॉर्म क्या होंगे? जैसे मान लीजिए आप कोई भी और एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स से फैरेड ले लेते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस, तो इसका यूनिट जो होता है वो फैरेड होता है, ठीक है। ये मैं स्मॉल लिखता हूँ, ये नहीं होगा, या फिर और ज़्यादा अच्छे लिखोगे तो फैरेड, तो दैट इज़ करेक्ट, इट्स नॉट
एंड सिमिलरली अगर आप कैपिटल्स में लिखोगे तो माइक्रो फैरेड या फैरेड कैपिटल्स, दैट्स करेक्ट। ठीक है, सो दैट्स द इजी थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान नहीं जाता पर ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा स्किप करना है, लेकिन अब ठीक है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली दो ही सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पहला है आपका ओके, बिसाइड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डिफाइंड। वन इज योर प्लेन एंगल, ठीक है ना, इसको थीटा से डिनोट करते हैं हम। प्लेन एंगल, पहले तो एंगल समझो, एंगल क्या होता है, एंगल क्या चीज़ होती है। आप कहते हो ना 30 डिग्री एंगल या 30, 45 या 90, क्या समझते हो सर? ये देखा हमने तो 90 ऐसे, ये 90 है सर, ओके सर ये एंगल कहीं 90 से कम है, ओके ठीक है ना, ऐसे ऐसे गया ऐसे गया, 90 से थोड़ा कम है, लेकिन ये एंगल है क्या, एक्सप्लेन क्या करोगे? देखिए एंगल क्या होता है, एंगल आपका होता है, अपन कह सकते हैं इट इज़ नथिंग बट इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस और प्लेन्स। दो स्ट्रेट लाइंस या दो स्ट्रेट प्लेन्स के बीच में कितना झुकाव या उठाव है, ये जो है, दो लाइन होती तो या दो प्लेन है तो उनके बीच में कितना झुकाव या उठाव है, ये कहलाता है एंगल। ये क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। तो प्लेन एंगल ये हो गया। अब प्लेन एंगल का फॉर्मूला सबको पता है सर, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, ये आपका रेडियस है, ये आपका हो गया थीटा, ये अगेन रेडियस ही होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको लेट्स से आर्क बना के दिखाऊँ तो ये मेरी आर्क हो गई, ये मेरी क्या हो गई? आर्क हो गई। ठीक है, तो अगर मुझे ये थीटा निकालना है तो ये थीटा मेरा क्या रहेगा? दिस थीटा वुड बी इक्वल्स टू आर्क, यानी दिस रेड पार्ट एंड दिस रेडियस, दिस येलो पार्ट। ठीक है, चलो इसको रेडियस को भी मैं थोड़ा सा ग्रीन करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ योर थीटा। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूँ, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, अगर मैं आपसे पूछूँ बेटा बताओ इसका यूनिट कितना होगा, चलो मैं एक बार इसी टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको एक चीज़, मैंने पूछा बेटा स्पीड का यूनिट बताओ, तो आप कहोगे सर स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस होता है, वाह लाडले, और अपॉन टाइम होता है, वाह लाडले। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, सर स्पीड का यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड, वाह यार। इसका बता थीटा का, आपने कहा सर आर्क मीटर सर, अपॉन रेडियस मीटर सर, सर ये तो कट गया सर, कोई यूनिट नहीं होगा, होगा होगा, क्या होगा? ये पोर्शन ही आप इरेज कर दीजिए मेमोरी से। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। कैसे क्यों है मैंने आपको बताया ना, आगे जाके आराम से समझेंगे, लेकिन प्लेन एंगल जो होता है उसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन एंगल होता है। क्लैरिटी आ गई सबको? चलिए, अब ऐसे ही अपने पास में एक और सप्लीमेंट्री है विच इज़ योर सॉलिड एंगल। ये बेसिकली जैसे प्लेन एंगल होता है ये 2D फिगर के लिए एक्सप्लेन्ड है, और ये आपका 3D जैसे मान लीजिए आपने एक स्फेयर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया? एक स्फेयर ले लिया, और उसके अंदर एक पोर्शन ले लिया, ऊपर सरफेस पे एक स्फेयर है, उसके यहाँ पर एक पोर्शन ले लिया, और सेंटर के ऊपर अगर आप इसका देखोगे तो कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो यहाँ एक एंगल बनाएगा। इस एंगल को अपन रो से डिफाइन करते हैं, और इस रो को अपन बोलते हैं, अगर इसका निकालना हो तो आपको ये हो जाएगा एरिया, दिस एरिया, दिस लेट मी शो यू, सो दिस एरिया, ओके, एंड अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, दिस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कौन सा आ गया आपके पास में? ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। दिस ये स्फेयर है,
पॉइंट बनाए, तो यहाँ कोई एरिया आपने लिया, अब इस एरिया को आप कनेक्ट करो यहाँ सेंटर से, तो यहाँ एक एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल बनाएगा, क्योंकि 2D में नहीं बनाएगा, एक सॉलिड एंगल बनाएगा जिसको अपन रो से, अगेन एरिया आप देखोगे मीटर स्क्वायर, रेडियस मीटर स्क्वायर, तो यूनिट नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका यूनिट होता है बेटा स्टेरेडियन। तो ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि इनके पास में क्या होता है, ऑल्दो ये क्वांटिटीज़ यूनिट हैं लेकिन इनके डायमेंशंस नहीं होते। ये क्या है, जब डायमेंशंस पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल क्वांटिटीज़ हो गई, एक आपका हो गया सॉलिड एंगल, एक आपका हो गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आपका 2D में बनता है और 3D में आपका बनता है सॉलिड एंगल। नेक्स्ट इज, देखिए आज की क्लास में हम सब थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, मेरी बात समझिए, हम स्कूल का नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपन बस राइटिंग में ही ज़्यादा टाइम लगाए, मैं सिर्फ तुम्हारे कोर कंसेप्ट्स को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार ये हो जाए, अपना सिर्फ काम रहेगा प्रैक्टिस करने का, ठीक है। पर कुछ बातें हैं जो समझ लेते हैं। मैग्नीट्यूड एक और टर्म है जो आपकी यूनिट एंड डायमेंशन से, यूनिट एंड मेजरमेंट से बड़ा रिलेटेड है। देखिए मैग्नीट्यूड का फिजिक्स में क्या मतलब होता है, इसको पहले तो समझो। इसका कहीं ना कहीं मतलब है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। कैसे भाई, देख ऐसे समझ कि ये 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त नहीं, चलो 2 पहलवान हैं। ये भाई 1000 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, एक भाई 2000 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। कौन सा ज़्यादा ताकतवर हुआ? 2000 वाला। मतलब ये फोर्स जो है, आपने कैसे बता दिया कि ज़्यादा है? 2000 न्यूटन को देखकर। इसका मतलब इस फोर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा था। अब ये फोर्स के लिए समझ आ गया ना। सेम समझो, 2 लेंथ है, जैसे मान लीजिए एक लंबाई है, एक 15 मीटर का कोई लेंथ है और दूसरा एक कोई लेंथ है, लेंथ से आपके पास में 15 या 150 मीटर। तो लेंथ का स्ट्रेंथ कौन सा बड़ा है? 150 मीटर वाला ना। लेंथ का स्ट्रेंथ निकालना हो कि कौन सी लेंथ ज़्यादा है, तो आपने कैसे निकाला? 150 मीटर। इसका मतलब ये 150 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ हो गया। मैग्नीट्यूड हर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। मैंने कहा 2 मास हैं, एक 2 है, दूसरा 2000 है, बताओ कौन सा ज़्यादा? मास दोनों में से बड़ा कौन सा है? सर गोली दे रहे हो, यूनिट तो बताओ। ले बता दी, 2 किलोग्राम, 2000 ग्राम। अब बता कौन ज़्यादा है? क्या सर? केजी, ग्राम? सर ये तो बराबर है। बिल्कुल बराबर है भाई। इसका मतलब दोनों के मास का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अरे सर इसका मतलब मैग्नीट्यूड बताने के लिए यूनिट भी बतानी पड़ेगी। बिल्कुल मेरे भाई, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है या स्ट्रेंथ बतानी है उसकी, तो आपको क्या चीज़ लगेगी? एक आपको लगेगी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक आपको क्या लगेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, एक आपको क्या लगेगा? यूनिट। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर आपने बताना है तो आपको चाहिएगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक आपको चाहिएगा यूनिट। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑब्वियसली अभी आपने देखा ना कि देखो यहाँ से कन्वर्ट किया मैंने, कन्वर्जन किया, 2 kg को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू भी कन्वर्ट हुआ, 2 से 2000 हो गया, और kg भी किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम में कन्वर्ट हो गया। यानी कि नंबर भी बदला, यूनिट भी बदला, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना भाई, दोनों का मास अलग थोड़ी ना हो गया। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि अगर एक यूनिट है हमारे पास में अलग, दूसरा है यूनिट अलग, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर n1 है, इसका यूनिट अगर u1 है, इसका नंबरिकल वैल्यू n2 है, इसका u2 है, तो सर ये दोनों बात बराबर होंगी। बिल्कुल भाई, n1 u1 होगा, वो n2 u2। देखो n1 क्या हो गया? 2, u1 kg, इसको u1 कह सकते हो। ये बराबर ही तो है n2 u2 के। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? नेक्स्ट इज, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ यूनिट।
मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता आप किस टाइप का यूनिट ले रहे हो, वो सेम रहेगा। एक बात इसमें याद रखना कि आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी साइज ऑफ यूनिट। यानी कि जैसे जैसे साइज ऑफ यूनिट छोटा होता जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता रहेगा। 2 kg आपने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, kg को ग्राम में किया, यानी कि आपने यूनिट छोटा कर दिया लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो साइज ऑफ यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स पे आते हैं। तो यूनिट्स क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपन समझेंगे यूनिट्स क्या होती हैं, अभी देख के हैं थोड़ा बहुत। तो यूनिट्स क्या हैं, दीज आर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ऑब्वियस कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर आपको मेज़र करना है तो ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड जो होती है। अब ये इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको मास मेजर करना है तो आप उसे किलोग्राम्स में या ग्राम्स में लेके आओगे, ठीक है, या लेंथ को आपको नापना है मीटर या सेंटीमीटर, तो किसी ने स्टैंडर्ड बना दिया ना कि भाई ये इतना 1 मीटर होता है, इतना। या फिर आपने कहा कि सर ये आपके पास में 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर है, तो वो यूनिवर्सली वही चलेगा ना। कल को मैं उठ के कह दूँ कि नहीं भाई मैं अपनी नई यूनिट बना रहा हूँ, लेंथ को कल से अपन नापेंगे मुर्गे में कि इतनी लंबाई 2 मुर्गा है या 1 मुर्गा है, फिर मैं कहूँगा ये 5 मुर्गा है, तो मेरे मानने से थोड़ी ना होगा। यूनिवर्सली हम बहुत अच्छे से अगर चीज़ें कर पाए फिजिक्स में तो क्या ज़रूरी है कि सब जगह लेंथ फिक्स रहे। अब कितना आसान है कि अगर ये यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का है तो ये दुनिया के हर देश में 15 सेंटीमीटर का है, क्योंकि डिफाइंड हो गया कि 1 सेंटीमीटर कितना है। क्लियरिटी है। इसलिए यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड, दीज आर कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स भी उतने ही टाइप के हैं जितने आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे मान लीजिए जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स हैं या फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फिर देन आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, उनके यूनिट्स मैंने आपको शायद पहले बता दिए होंगे, नहीं बताए हैं तो लेट मी जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस थिंग। फंडामेंटल ओके यूनिट्स यहाँ बात कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो फंडामेंटल यूनिट है, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, डिग्री, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। फिर उसके बाद में अगर आप किसी की बात करते हो, जैसे न्यूटन हो गया या एरिया मीटर स्क्वायर हो गया या स्पीड मीटर पर सेकंड हो गया, ये क्या है, क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका यूनिट भी क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और सप्लीमेंट्री की साइड्स की यूनिट्स को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ अगर हम कहें, एक बात याद रखनी, complete set of both fundamental and derived units is known as unit system। ठीक है ना, एक बंच है, ठीक है, पूरा जो सेट है चाहे फंडामेंटल है, इनका जो गुच्छा है ये बनाता है एक यूनिट सिस्टम का। ठीक है, आगे बढ़े, इतना लिख लिया। चलिए, नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो देर आर वेरियस सिस्टम दैट आर यूज ओवर द वर्ल्ड, दैट इज CGS, MKS, FPS। वाइडली एक्सेप्टेड जो होता है ये MKS होता है, इन्हीं का नाम मैट्रिक सिस्टम भी है बेटा। ठीक है, और FPS जो था ये ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, इनको तो कुछ अलग करने की हमेशा ही रहती है। ठीक है, पर इसमें बड़ा सीन हो जाता है। क्यों सीन हो जाता है, जैसे थोड़ा समझाता हूँ। तो पहले इनका मीनिंग समझाता हूँ। जैसे CGS है, CGS
C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो जहाँ लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, ठीक है, आपका लेंथ, मास और टाइम, लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में नापा जाए तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, या फिर ऐसी यूनिट सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सीजीएस। अब कल को मैं एक पूछूँ कि स्पीड को सीजीएस में बताओ कितना होगा, मैंने कहा भाई स्पीड को सीजीएस में बताओ कितना होगा, ठीक है, स्पीड को आप सीजीएस में बताओ कितना होगा। एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ जगह चाहिए मुझे, ठीक है, दैट्स इट। तो मैंने कहा कि भाई बताओ स्पीड को सीजीएस में नापना है मुझे, तो आप कहोगे सर स्पीड माने डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर डिस्टेंस जो है वो तो मैं मीटर में नापूंगा, लेकिन सीजीएस में तो लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो सीजीएस में स्पीड का यूनिट कितना हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ऐसे ही आपका है एमकेएस यूनिट। एमकेएस का क्या मतलब है, अगेन आपके पास में एम का मतलब समझ में आ गया होगा, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ऐसे ही आपका एफपीएस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका दिस इज एफपीएस सिस्टम में आपका लेंथ जो है वो फीट में है। कलर इज नॉट डूइंग ग्रेट, लेट्स से ओके। सो लेंथ जो है फुट में, फीट में, मास जो है वो पाउंड में, टाइम जो है वो सेकेंड में। क्लियर है। इसी तरीके से सीजीएस में अगर आप देखोगे लेंथ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसी तरीके से अगर आप एमकेएस में बात करोगे तो लेंथ आपका मीटर, मास आपका किलोग्राम एंड टाइम सेकेंड में। ये जो डेटा है आपके पास में, ये जो डेटा है आपके पास में, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का है। किसका है बेटा, ये आपके पास में जो डेटा है ये फंडामेंटल का है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। थोड़ा सा अगर आप डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डेटा भी पढ़ना चाहोगे तो वो भी आप पढ़ सकते हो। जैसे आपके पास में लेट्स से किसकी बात करें, फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स का जो यूनिट होता है एफपीएस में पाउंड होता है, मैं जस्ट नीचे लिख रहा हूँ। और आपकी सीजीएस सिस्टम में डायन होता है, यहाँ पे डायन होता है, यहाँ पे आपका न्यूटन होता है। ऐसे ही मान लीजिए आप बात करते हैं वर्क का, तो वर्क का यहाँ पे जो यूनिट होता है बेटा, जैसे यहाँ अर्ग होता है, यहाँ जूल होता है, ठीक है, एक छोटा जे है, ठीक है। और ये आपके पास में फीट पाउंड होता है, ठीक है। जस्ट ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात होगी। हालांकि आपको इतना ही दिमाग लगाना है कि नाम से पता चल जाए एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। क्लियर है। थोड़ा सा एक मैं आपको इसमें चीज़ें और बता देता हूँ। आई वुड नीड सम स्पेस एज वेल मोर। देखिए सीजीएस और आपका जो एमकेएस है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल क्यों है, क्योंकि आपने देखो मैट्रिक का मतलब पता है आपको क्या होता है, अभी मैट्रिक पास करके आए हो आप लोग। तो मैट्रिक क्या है, मैट्रिक का मतलब है 10। मैट्रिक का क्या मतलब है 10। देखिए आप 1 सेंटीमीटर की बात करो, ठीक है, 1 मीटर की बात करो, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। आप ध्यान से देखो कन्वर्जन जो है इजी है, क्यों, क्योंकि 10 का मल्टीपल है, मैट्रिक मतलब 10 है ना। तो एमकेएस और सीजीएस में जो कन्वर्जन है वो आराम से हो जाता है, क्योंकि 10 का मल्टीपल ही मिलेगा आपको, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए एफपीएस की बात करोगे, मास की बात कर लो, 1 पाउंड जो है वो लगभग 1 पाउंड जो होता है वो लगभग 16 आउंस के बराबर होता है, ठीक है। जैसे अगर अपन थोड़े से बात करें लेंथ की बात करें तो 1 फीट जो होता है वो, या 3 फीट जो होता है वो 1 यार्ड के बराबर होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन देख रहे हो आप कितना मुश्किल है, क्योंकि 1/3 करना, 2/3 करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे ही आप 1 माइल की बात करोगे, ठीक है, 1 माइल की अगर आप बात करोगे तो दैट इज़ 760 यार्ड। अगेन टफर नंबर्स को अगर आप देखते हो बड़ा मुश्किल आता है, जबकि यहाँ ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 होगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल जो आपके पास में डेटा है, चीज़ें हैं, वो रहेंगी आपके पास सीजीएस और एमकेएस।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एसआई यूनिट ऑफ, अगर अपन फंडामेंटल की बात करें, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये तो नॉर्मली अपन वही सेम चीज़ घूम फिर के आ जाएगी। फंडामेंटल यूनिट्स का अगर, एक मिनट, आपके पास लेंथ है बेटा, लेंथ का आपके पास में फंडामेंटल यूनिट मीटर रहेगा। एसआई यानी एमकेएस, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एमकेएस यूनिट होता है। लेंथ का मीटर है। देन वी हैव मास, तो दिस मास विल हैव किलोग्राम। देन वी हैव टाइम, सो द टाइम यूनिट विल बी सेकेंड, ठीक है। और आपका टेम्परेचर डिग्री केल्विन, ठीक है। कुछ किताबें इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप डिग्री केल्विन ही लेना है, ठीक है। देन हमारे पास में, ठीक है, सॉरी, डिग्री सेल्सियस लेना है, कुछ किताब डिग्री केल्विन लेती है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से चलेंगे अपन, ठीक है। वो कन्फ्यूज़न डायमेंशंस की वजह से हुआ है, लेकिन आप ये मान के चलिए हम डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ही रहेंगे। देन वी हैव करंट, so current has ampere. Then we have the next is amount of substance, mole, amount of substance, and last is luminous intensity, ठीक है। तो luminous intensity जो है बेटा, इसका यूनिट रहेगा कैंडेला। शॉर्ट फॉर्म्स भी बता देता हूँ, मीटर फॉर एम, केजी, सेकेंड एस, डिग्री सेल्सियस, एम्पियर इज ए, और समटाइम्स इट इज़ रिटन एज AMP, मोल इज नथिंग बट मोल इटसेल्फ, एंड कैंडेला इज CD, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अगर किसी यूनिट में दो अक्षर होते हैं तो पहला कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में जब लिख रहे हो और दूसरा शॉर्ट। क्लियर है बेटा? चलिए, सो कुछ सवाल करते हैं लास्ट में, सेशन ख़त्म हो गया है। कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे, बेसिक। पहला क्वेश्चन फटाफट बता दीजिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ, है ना, किसका यूनिट बताएंगे? स्पीड का बता चुके हो आप, ठीक है। फोर्स का बता दीजिए, फोर्स का यूनिट कितना होगा? सर फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। सर मास का यूनिट किलोग्राम। सर एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर, और फिर इसी को हमने न्यूटन बोला, ठीक है ना, इसी को मैंने न्यूटन। अच्छा, इसको CGS में कन्वर्ट करके देख लो सर एक बार, तो किलोग्राम की जगह ग्राम सर, मीटर की जगह सर सेंटीमीटर, और टाइम तो सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। इसी को फिर जाके हमने 1 डाइन बोला। क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? कोई बताएगा? सर प्रेशर का फॉर्मूला बोलना, फोर्स अपॉन एरिया। सर फोर्स का यूनिट पता है मुझे, कितना? न्यूटन सर। एरिया मीटर स्क्वायर सर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यस। इसी को हमने फिर पास्कल बोला। क्या बोला? पास्कल बोला। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। और आप बता दीजिए वर्क डन का बता दीजिए। सो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का सर न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का सर मीटर न्यूटन मीटर सर। इसी को हमने क्या बोला फिर? हमने बोला इसको जूल। क्या बोला? जूल बोला बेटा। चलिए, और कुछ सर? डेंसिटी का बता दो सर। किसका बता दो? डेंसिटी का बता देता हूँ। सो डेंसिटी सर मास बाई वॉल्यूम सर। मास का सर किलोग्राम, वॉल्यूम सर मीटर क्यूब। वेरी गुड। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी? इनमें से कौन सी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बेटा? ए अपने पास में होगी लेट्स से न्यूटन, बी अपने पास में लेट्स से हो गई आपके पास में वर्क, सी आपका हो गया लेट्स से प्रेशर, और चौथा मान लेता हूँ मैं मोमेंटम।
ठीक है, इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? न्यूटन, वर्क, प्रेशर एंड मोमेंटम। वर्क तो है सर, प्रेशर भी है सर, मोमेंटम भी है सर, न्यूटन भी है सर। नहीं भाई, न्यूटन जो है वो यूनिट है किसका? फोर्स का। तो फोर्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि न्यूटन। न्यूटन क्या है? यूनिट है। ठीक है, तो ये एक आपके पास में इंट्रोडक्टरी आज अपन ने देखा। अब आगे हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा थियरी और बाकी है, थोड़ा डायमेंशंस जब निकालना सीखेंगे, सिर्फ निकालना सीखेंगे डायमेंशन, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आने वाले जो लेक्चर होंगे वो ज़्यादा ही सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लीजिए सब लोग, मैग्नीट्यूड को बड़े अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री साइड्स को ये तो देख लेना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को, 7 क्वांटिटीज़ को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को, उनके यूनिट को समझ लीजिए। तब तक सबको थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।